नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 12वीं गिरफ्तारी और पुलिस ने मोहम्मद इमरान को किया गिरफ्तार। और अब तक 12 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार और अतिक्रमण हटाने की जगह से हटाया जा रहा मलबा, मौके पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से, जहां पर तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 12वीं गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया है। और अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने की जगह से अब जो है वो मलबा हटाया जा रहा है। मौके पर हालांकि भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़े मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया है। तुर्कमान गेट के सामने फैज इलाही मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने का कार्य दूसरे दिन भी जारी रहा और दूसरे दिन अवैध तौर पर बनाए बैंकेट हॉल के कई कमरों को तोड़ा गया है। इसके साथ ही मस्जिद के मुख्य गेट पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 2500 वर्ग फीट और भूमि को खाली कराया गया। ये अतिक्रमण पीडब्ल्यूडी रोड पर था तो अवैध तरीके से घेर रखा था और इसे भी हटा दिया गया है। एमसीडी के अनुसार कुल जमीनों को फिलहाल खाली करा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार बड़ी मात्रा में मलबा पड़ा हुआ है और जैसे ही मलबा साफ हो जाएगा वैसे ही जमीन का माप किया जाएगा और इसके बाद से यहाँ पर 4 दीवारी की जगह और खाली करने की भी भूमि है, रामलीला मैदान का ये हिस्सा बनाया जाएगा। ऐसे में अब पुलिस की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। 12वीं ये गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर को धमकी मिली है। सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी। राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ाई गई। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर को धमकी मिली है। सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी और राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ाई गई। बड़ी जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है और एक भारी धमकी भरा ईमेल आया है और जिसमें गवर्नर को बम से उड़ाने की बात कही गई है। राज्य भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि धमकी भरे ईमेल में आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर भी बताया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद से राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसी जो है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और राज्यपाल के स्पेशल ड्यूटी में तैनात अफसरों ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के भी मामले की सूचना दे दी गई है। कोलकाता पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम जो है वो राज्यपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। गवर्नर के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर ने बताया कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें लिखा था कि उन्हें उड़ा देंगे। गवर्नर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को दे दी गई है और अब राज्य पुलिस और सीआरपीएफ गवर्नर की सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गवर्नर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सुरक्षा बलों की आधी रात को एक मीटिंग भी हुई है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और फ्रांस के राष्ट्रपति से ये बड़ी मुलाकात मानी जा रही है और अगले महीने भारत के दौरे पर भी आएंगे राष्ट्रपति। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी है। और इससे पहले जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया और व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से प्रेरित बातें भी कही है। ऐसे में वैश्विक बदलाव पर लगातार इस बैठक में जोर दिया जाएगा और इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत का दौरा भी करेंगे। एस जयशंकर ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट भी किए। उन्होंने कहा है कि वैश्विक विकास पर राष्ट्रपति का विजन और भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी के लिए सकारात्मक भावनाओं की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर और पीएम नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं देकर वो बहुत खुश हुए। ऐसे में वैश्विक विकास पर राष्ट्रपति के विजन आपसी रणनीतिक साझेदारी के लिए सकारात्मक भावनाओं की मैं गहराई से सराहना करती हूं। अपने एक अन्य पोस्ट के जरिए जयशंकर ने फ्रांस में राजदूतों के सम्मेलन से जुड़ी जानकारी साझा की और उन्होंने
बहुध्रुवीय और रणनीतिक समन्वय के साथ आगे बढ़ते हुए भारत और फ्रांस की साझेदारी को बेहद ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसके साथ ही वित्तीय व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और संसाधनों और कनेक्टिविटी से प्रेरित समकालीन वैश्विक बदलाव पर जोर दिया। में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लालू परिवार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय करने पर बड़ा फैसला और आज आ सकता है कोर्ट का फैसला। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लालू परिवार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ऐसे में आज सुनवाई होनी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय करने का आज फैसला, ऐसे में आज आ सकता है कोर्ट की तरफ से फैसला। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की एक अदालत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से जुड़े कथित नौकरी के बदलाव जमीन घोटाले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश ने 19 दिसंबर को लालू यादव और अन्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दायर एक सुनवाई करते हुए कहा है कि आरोप तय करने पर आदेश 9 जनवरी को सुनाया जाएगा। और सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले में आरोपी व्यक्तियों की स्थिति के बारे में एक सत्यापन रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो गई है। जांच एजेंसियों ने कथित घोटाले के सिलसिले में लालू यादव और उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई होगी। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि वकीलों को 29 दिसंबर की उस रिपोर्ट देखनी चाहिए और शुक्रवार को उस पर तैयारी करके आना चाहिए। गुरुवार को करीब 2.5 घंटे की सुनवाई में कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं, इसीलिए काटते हैं, और इस पर एक वकील ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने कहा है कि आप सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, और इस मामले पर पिछले 7 महीनों में 6 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टैंड और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए, और याचिका के बाद से वकीलों ने कहा है कि राज्य ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें से किसी ने ये नहीं बताया है कि नगरपालिकाओं की तरफ से कितने शेल्टर चलाए जाते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं और इनमें से एक शहर में 100 कुत्ते रह सकते हैं, और इसके बाद से अब सुनवाई आज तीसरे दिन भी हो सकती है। तो वहीं अमेरिका ने मैक्सिको में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम अब ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। मैक्सिको पर ड्रग्स तस्करी का राज है और उसे देश की हालात देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन ड्रग्स तस्करों का राज है और वो हर साल हमारे देश में कई लोगों की जान ले रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ड्रग्स तस्करी के समुद्री रास्ते पर अमेरिका ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है और अब उनका फोकस जमीनी मार्गों पर होगा। उन्होंने कहा है कि हमने समुद्र के रास्ते आने वाले कई ड्रग्स को रोक दिया है और ऐसे में अब हम लगातार जमीन पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैक्सिको पर ड्रग्स कंट्रोल्स का नियंत्रण है और ऐसे में ये बहुत दुखद बात है। और उस देश के साथ क्या हो रहा है, मैक्सिको ने हाल ही में हत्याओं में 40% कमी के आंकड़े पेश कर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को दिखाने की कोशिश की है और वो अपराध के खिलाफ प्रभावित कदम उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको में लैंड स्ट्राइक की चेतावनी ड्रग्स तस्करी के खिलाफ उनकी आक्रामकता नीति का हिस्सा है और अब पड़ोसी देश मैक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका। तो वहीं ईरान में गिरती करेंसी के खिलाफ लगभग 2 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन अब और उग्र हो गया है जब ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर इस्लामिक पब्लिक के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की है। राजा पहलावी और अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरें और रैलियां करें। और इसी बीच सरकार ने सड़क खाली करने के लिए सुरक्षा बलों को भी उतार दिया है। देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उसको बंद कर दिया गया है और अब टेलीफोन लाइनों को बंद कर दिया गया है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक शासन की प्रदर्शनी के खिलाफ बल प्रयोग न करने की चेतावनी देते हुए आगाह किया है।
ट्रंप की धमकी के बाद से ईरान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और रिपोर्ट के अनुसार तेहरान समेत अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। लोग खामेनेई मुर्दाबाद और उन्हें सत्ता से हटाने के नारे लगा रहे हैं। कई वीडियो में सड़कों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। ईरान में आधी रात को सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने के बाद से इंटरनेट और फोन सेवाएं काट दी गई है और कई क्षेत्रों में नोटिस भी दिया गया है। ऐसे में अब जो है वो हवाई अड्डों पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है, जो पायलटों के अलर्ट भी रहने को संकेत दिए गए हैं। देश में कई जगहों पर लगातार यहां पर आगजनी की घटनाएं भी अब सामने आ रही हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक सर्दी का सितम जारी है और इसी बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बारिश के साथ उत्तर पश्चिमी दिशा में भी चलने वाली शीतलहर ने सर्दी और बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड का प्रकोप बना हुआ है और यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 17.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। एक और घने कोहरे के चलते शीतलहर के कारण लोगों की हालत जो है वो खराब हो रखी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश के कारण ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की धूप है, लेकिन सर्द और पछुआ हवा ने भी गलन बढ़ा दी है। सोनभद्र में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, बरेली और गोरखपुर में भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही शून्य रही। लखनऊ में दिल्ली का पारा 16.9 और रात का जो पारा है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं ठंड ने देश के बड़े हिस्सों को एक साथ जकड़ लिया है। मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर जनजीवन को थाम रही है, तो पहाड़ों पर पाला और माइनस तापमान ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेल यातायात प्रभावित है, अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं और स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में सुबह 17 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ठंड का प्रकोप देखने को मिला। दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर का असर पड़ेगा और इस दौरान तापमान जो है वो सामान्य से अधिक नीचे जा सकता है। जम्मू कश्मीर में डल झील जो है अन्य जल स्रोतों में पानी जम गया है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे चल रहा है। श्रीनगर समेत कई स्थानों पर मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी बर्फीली शीतलहर चल रही है। ऐसे में 13 जिलों में तापमान जो है वो 0 से नीचे और 4 में 0 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में श्रीनगर सहित कई जगहों पर मौसम की सबसे सर्द रात महसूस की गई। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, जिसमें दिल्ली, पुंछ, भद्रावा, श्रीनगर, यूपी और मुंबई है, जहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, शीतलहर है और कोहरे का प्रकोप भी लगातार जारी है। पुंछ की बात कर लें, श्रीनगर की बात कर लें, मुंबई की बात करें तो लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। यूपी में लोग अलाव जला रहे हैं और अलाव के सहारे जनजीवन बेहद ही अस्त व्यस्त चल रहा है। जानकारी आपको दे दें कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और ऐसे में दिल्ली, मुंबई की ये तस्वीरें हैं, श्रीनगर की तस्वीरें हैं कि किस तरह से ठंड से लोगों का जीवन जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सितम भी जारी है, तो वहीं पर्यटक जो हैं वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जहां पर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। तो वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। ईडी की छापेमारी के बाद से बंगाल में बवाल देखने को मिल रहा है और आज प्रोटेस्ट मार्च निकालेगी सीएम
ममता बनर्जी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में हुए छापेमारी के बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज मार्च निकालेंगी। 8 जनवरी को टीएमसी की आईटी सेल के चीफ और पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई और एक्शन 2020 के कोयला तस्करी घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में हुआ है। ईडी की एक टीम ने सुबह जैन के दफ्तर पर छापेमारी की और प्रतीक जैन को ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो तैयार करते हैं और इसीलिए जब सीएम ममता बनर्जी को छापे की सूचना मिली तो वो पुलिस अफसरों के साथ सीधे प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई और 20 से 25 मिनट रहने के बाद वो एक फाइल फोल्ड करके निकल गई और इसके बाद से ममता जो है वो प्रतीक जैन के दफ्तर भी पहुंची, जहां पर वो करीब 3.5 घंटे रुकी। ममता ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। देश में संभावित पहली बार है जब किसी सीएम ने छापे के बीच ऐसा कदम उठाया है और ईडी ने इस मामले में देश भर में 10 ठिकानों पर छापे मारा है और इसमें 6 बंगाल में तो वहीं 4 दिल्ली में लगातार छापेमारी देखने को मिली है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।